हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी टीचर से संबंधित एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अभी इसकी कोई नई बुक नहीं आई है, इसलिए जो पुरानी बुक है उसी के प्रैक्टिस सेट को हम देखेंगे। पैटर्न तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए, ये 6 to 8 वालों के लिए है, एसएसटी 6 to 8। परीक्षा पैटर्न क्या है इसका? 30 नंबर का पूछा जाता है आपका क्या, इंग्लिश और हिंदी, और फिर उसके बाद 40 नंबर का जीएस, जिसमें आपका जीके जीएस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा और करंट अफेयर होगा। ठीक है। और 80 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा? एसएसटी, यानी विषय से पूछा जाएगा 80 नंबर। और एसएसटी में भी आपका जो है 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट जो है आपकी चूज करना था एसएसटी में। तो आप लोग जो है अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसी हिसाब से हम वीडियो को लाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रश्नों का, पॉलिटी के इसमें 40 प्रश्न है और हिस्ट्री के 40 प्रश्न है, यानी टोटल 80 प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित किया? देश में संसद की सर्वोच्चता किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये 1976 में हुआ था, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक संशोधन हुए थे, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। और इसी के द्वारा मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर पूछा जाए भाग, तो संविधान के 4A में जोड़ा गया था, और आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में इसे जोड़ा गया था। भाग 4A और आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी के द्वारा ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। 50वां कब हुआ था? 1984 में हुआ था 50वां संविधान संशोधन। अब 42वां तो 1976 में। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? जो 1975 में आपातकाल लगा था, उसकी घोषणा जो है किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल की बात करें तो 1974 से 1977 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अच्छा, आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत हुई थी? आर्टिकल 352 के तहत हुई थी। इसकी घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 को इसकी घोषणा हुई थी, और ये जो है 21 मार्च 1977 तक चला था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यह आपातकाल चला था, लगभग 21 महीने का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो घोषणा हुई थी आपातकाल की, किसके कारण हुई थी? तो ये आंतरिक अशांति के कारण हुई थी। ठीक है, आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के कारण हुआ था। अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। ध्यान रखिएगा, पहली बार कब लगा था? 1962 में। 1962 से 1968 तक यह चला था, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था। 1962 में यह पहला लगा था। दूसरी की बात करें तो 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था। और तीसरा आपका 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो है यह आपातकाल लगा था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात करें तो 1974 से 1978 तक यह चली थी। 1974 से 1978 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण
ई गवर्नेंस जैसे 20 मुद्दे थे। ठीक है, इसलिए इसे 20 सूत्री कार्यक्रम कहा गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सा परंपरा रही है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पूछ रहा, परंपरा कौन सी रही है? तो ऑप्शन ए, वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये परंपरा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के भाग किस में है? तो भाग 5 में है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 124 से लेकर 147, आर्टिकल 124 से 147 तक जो है आपका न्यायपालिका है। और ये तो मुख्य न्यायाधीश की बात हो गई, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अन्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो इसके जो है अन्य न्यायाधीश हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो कोलिजम व्यवस्था द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। कोलिजम व्यवस्था के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति होती है। और कोलिजम व्यवस्था में कितने सदस्य होते हैं? 5। एक आपका होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 जो है अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ये, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति, दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट, देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था विधायिका का कार्यकाल। लेकिन पुनः जो है, ध्यान रखिएगा, पुनः 6 से 5 वर्ष, अगर पूछा जाए पुनः 6 से 5 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे पुनः जो है 5 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये आपका 1978 में हुआ था। ठीक है, देखिए 352 में क्या है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था? आंतरिक अशांति था। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में। पहले जो है आंतरिक अशांति थी, अब जो है अब क्या रखा गया है? उसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, और जो 1975 में लगा था आपातकाल, वो किसकी वजह से लगा था? किस कारण? तो आंतरिक अशांति के कारण लगा था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको हटा दिया गया, इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह रखा गया है। अगला, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन किसने? तो डायसी ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता ये कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष जो है समता, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका जो होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, विधियों के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और तीसरा आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो तो जापान के संविधान से। तीनों ध्यान रखिएगा, फिर सुनिएगा। विधियों के समक्ष समता जो है ब्रिटेन के संविधान से, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। ठीक है, तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका होगी वो किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। अगर पूछा जाए वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर पूछा जाए संवैधानिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये आपका जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के आर्टिकल 13, आर्टिकल 32,
आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगला, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत इस उपबंध को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो इसे किस अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई राज्य या यूटी बनता है तो यानी केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो जो है ये किस अनुसूची में? तो ये पहली अनुसूची में इसको शामिल किया जा सकता है। यानी पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है पहली अनुसूची में, ये पूछा जाता है। अच्छा, बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का जो है भारत में विलय कब हुआ था? तो ये आपका 26 अक्टूबर 1947 को जो है भारत में विलय हुआ था। आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं है, अब क्या है? तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और ये कब बना? तो 5 अगस्त 2019 को जब बना। धारा 370 जब हटी थी उसके बाद इसे क्या बना दिया गया? तो यूटी बना दिया गया। अगला, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी सिंह सरकार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें अगर हम मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, जनता पार्टी द्वारा 1979 में जो है इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में, इसलिए मंडल कमीशन इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 1980 में रिपोर्ट सौंपी थी। और इसमें क्या कहा गया कि जो है ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। और नौकरियों में 27% आरक्षण जो है कब लागू किया गया था? 1990 में लागू हुआ। और उस समय किसकी सरकार थी? तो बीपी सिंह की सरकार थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये इंपॉर्टेंट है, पिछड़ा वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 340 में। 340 आर्टिकल 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख है इसमें, ऑप्शन सी। ये तो हो गया आपका ओबीसी की बात हो गई। ठीक है, ओबीसी आयोग हो गया आपका 340 में। और बात करें एससी आयोग, एससी आयोग किसमें है? तो आर्टिकल 338 में है। और एसटी आयोग किसमें है? तो आर्टिकल 338 ए में एसटी है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग है। अगला, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये आपका प्राप्त हुआ था 1928 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को अगर दूर करना हो तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? तो कि अच्छा कानून बने, यानी सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। ऑप्शन बी। अगला, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? अवरोध क्या है, बाधा क्या है? तो जातिवाद एवं क्षेत्रवाद, ये जो है सबसे बड़ी बाधा है लोकतंत्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लोकतंत्र में जजमेंट लिए जाते हैं, लोकतंत्र में जो जजमेंट लिए जाते हैं तो ये सामूहिक सहमति के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत का बजट अनुमोदन करता है, कौन करता है? जिला परिषद करता है। अगला, भारतीय संघ व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कितने प्रकार की सूची है? तो 3। कौन कौन सी? पहला आपका केंद्र सूची है, दूसरा आपका कौन सा है? राज्य सूची है, तीसरा आपका कौन सा है? समवर्ती सूची। ये मेन सूचियां हैं। केंद्र सूची की बात करें तो केंद्र सूची जो है पहले कितने विषय थे इसमें? पहले 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं।
राज्य सूची में पहले कितने 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब वर्तमान में कितने हैं 52 विषय हैं। ध्यान रखिएगा 100, 61 और 52। और ये जो अनुसूची तीनों सूची है ये किस अनुसूची में है, ये 7वीं अनुसूची में। संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें 7वीं अनुसूची जो है उसमें ये तीनों शामिल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में आपका शिक्षा आता है। अब की बार पूछा गया था बीपीएससी जो अभी इसके पहले जो 2.0 हुआ था उसमें पूछा गया था कि जंगल जो है किस सूची का विषय है, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जंगल जो है समवर्ती सूची का विषय है। इस पे क्या होता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्टिकल 243 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 243 में क्या है, पंचायती राज अधिनियम। देखिए ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, यानी पंचायती राज की बात करें तो इसे जो है संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए ये लागू कब हुआ था, यानी ग्राम पंचायत लागू कब हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज लागू कब हुआ था, तो आप लोग 92 लगा देते हैं। नहीं, 92 नहीं, लागू अगर पूछा जाए तो 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। और ये 24 अप्रैल को इसलिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि जो ये अधिनियम था लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा पूछा जाए तो 1992 में दिया गया था। और बात करें अगर किस अनुसूची में शामिल किया गया इसे, तो 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय शामिल हैं, इसमें 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें भाग पूछा जाए तो भाग किस में है, तो पंचायती राज भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 में। अगला, निम्नलिखित में सही वाक्य को चुने। पहला क्या रहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियां विधायिका में होती हैं, नहीं। लोकतंत्र व्यवस्था में समस्त शक्तियां कार्यपालिका, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, नहीं, तीनों गलत है। देखिए इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखती है, ऑप्शन डी, यानी शक्तियों का पृथक्करण है। विधायिका की अपनी शक्तियां, कार्यपालिका की अपनी शक्तियां हैं, न्यायपालिका की जो है अपनी शक्तियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, शक्तियों का पृथक्करण हुआ है। ये भी आपका जो है बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, अगला, संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एन पालकी वाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र अगर पूछा जाए किसने कहा, तो एन पालकी वाला ने कहा है। अगर पूछा जाए कि आर्टिकल की बात हो, यहाँ पे आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अगला, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का देखिए प्रश्न आ चुका है ये, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वास्तविक रूप से कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में, 52 में है। और इस कार्यपालिका का प्रधान किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 53 में कहा गया है। अगला, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 21 आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, पद की अगर बात हो तो आर्टिकल 63 में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 64 में कहा गया। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है कहाँ से लिया गया है, किस देश से, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा क्या है आपका, ये उच्च सदन है। ठीक है, उच्च सदन है। और कैसा सदन है, ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। इसके कार्यकाल अगर पूछा जाए, कार्यकाल नहीं होता, ये स्थायी सदन है। लेकिन अगर पूछा जाए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है, ठीक है, राज्यसभा का नहीं, सदस्य का 6 वर्ष होता है। अगला,
लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी? लोकसभा में अगर निर्वाचित होना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सांसद बनने के लिए कितना? 25 वर्ष। किसके लिए? लोकसभा का सांसद बनने के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। देखिए सारा मैं बता रहा हूँ। ग्राम पंचायत की बात करें, कितना चाहिए इसमें उम्र? 21 वर्ष। मतदान के लिए कितना चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। यानी लोकसभा के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला, पंचशील समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था ये पंचशील समझौता। है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुई? सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना जो है किस राज्य में? तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। देखिए कहीं कहीं आपको जो है उड़ीसा भी मिलेगा, लेकिन उड़ीसा में ध्यान रखिएगा 1970 में तो आया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। लागू ही हुआ था 1983 में। इसलिए महाराष्ट्र जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966 को। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह क्या हुआ था? समझौता हुआ था, शांति समझौता हुआ था। और ये जो है भारत की तरफ से कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। और उसके पाकिस्तान की तरफ से कौन? तो अयूब खान जो है पाकिस्तान की तरफ से शामिल हुए थे इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपका हम पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न में। तो ये 1976 में हुआ था। इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। एक हमने और पढ़ा था कि जो है विधायिका का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये सब किससे जुड़ा है? तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा है। निम्न में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? किसके सिफारिश पर योजना आयोग का गठन? तो ऑप्शन ए, आर्थिक कार्यक्रम समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। योजना आयोग इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च। ये एग्जाम में पूछा जाता है। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। और ये 2014 में समाप्त हो गया। 2014 में समाप्त हो गया क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1951 में लागू हुई थी। पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चली थी। अंतिम कौन सी थी? तो अंतिम जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग क्या होता है? स्थापना होती है इसकी। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था ये। फिर डोमर मॉडल पे था ये। अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1975 में इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया था? 1975 में इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को जो है किस आधार पर अवैध करार दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? तो ये जो है ऑप्शन है, चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल के लिए जो है इनके जो है सदस्यता अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? नियोजन व्यवस्था यानी जो अभी योजना आयोग की बात हो रही थी वही। तो ये आपका लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन सी। ऐसा प्रश्न बनते हैं अभी आप अगर आपकी बार का पेपर उठा के देखेंगे ना तो ऐसे प्रश्न बहुत बने हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध की बात हो रही है यहाँ पे। तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 245 से 255। किस आर्टिकल में है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 245 से 255 में विधायी संबंध है। अगर पूछा जाए केंद्र व राज्य के बीच संबंध जो है किस भाग में है? तो भाग 11 में। देखिए विधायी शक्ति को विधायी संबंध आपका 245 से 255 हो गया। प्रशासनिक संबंध पूछा जाए तो 256 से लेकर 263 तक आपका क्या है? प्रशासनिक है। अगर वित्तीय संबंध पूछा जाए 268 से लेकर आपका 293 तक क्या है? वित्तीय संबंध है। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध तीनों ध्यान रखिएगा। अगला, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब बना? मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा ये राज्य कब बना था? तो ये आपका 1972 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई? बता चुका हूं इसका।
आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 के तहत घोषणा हुई थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध की बात की गई है। पहला आपका क्या है, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा आपका आर्टिकल 356 है, ये क्या है, ये राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन किसमें है, आर्टिकल 356 में। और अगला आपका 360, 360 में क्या है, इसमें वित्तीय आपातकाल है। अभी तक जो है भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 1975 में जो आपातकाल लगा था, ये किसके कारण लगा था, तो आंतरिक अशांति की वजह से लगा था। आंतरिक अशांति के कारण लगा था। और आंतरिक अशांति को जो अब हटा दिया गया है, पता होगा अभी मैंने बताया था। तो ये कब हटाया गया, 1978 में हटाया गया। किस संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इससे हटा दिया गया था आंतरिक अशांति को। और इसके जगह पे अब क्या है, तो इसके जगह पे आपका सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह पे। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक बार मैं रिविजन किया करा दिया सारा। अगला, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। केशवानंद भारतीवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है, ये क्या था आपका, केशवानंद भारतीवाद में था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये केशवानंद भारतीवाद हुआ कब था, तो 1973 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। संविधान के मूल ढांचे से संबंधित था ये। अगला प्रश्न है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता किस आधार पर, तो निश्चित निवास के आधार पर और विवाह के आधार पर, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, नागरिकता की बात करें किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 5 से 11 में इसका उल्लेख है। और भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नियुक्ति से प्रश्न जो है आपकी बार बीपीएससी में बना था प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए। बात कर लेते हैं हम चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को वो क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और इसमें जो है निर्वाचन आयोग में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 1+2, एक आपका क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और 2 क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। ये जो 1975 में आपातकाल लगा था, पूछ रहा है किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और जमात ए इस्लाम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके पहले जो पेपर हुआ था 2.0 का, उसमें पूछा था कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी। गैर कांग्रेसी सरकार, तो ये केरल राज्य में बनी थी। कब बना था ये, 1957 में। आप प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। विदेश नीति के निर्माता के रूप में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 40 प्रश्न जो है पॉलिटी। अब हम हिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, पहले विश्व इतिहास से प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विश्व इतिहास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जो है 5 से लगभग 10 क्वेश्चन जो है इससे बने थे विश्व इतिहास से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1780 से लेकर 1850 के दशक में जो है औद्योगिक क्रांति जो है हुई थी इंग्लैंड में। अगला, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस देश के क्रांतिकारी, तो ये रूस। ठीक है, रूस के, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, 1970 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, राइट ऑफ मैन का लेखक कौन था।
राइट ऑफ मैन का लेखक कौन? तो थॉमस पेन। आप क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अला, बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय हुई थी? बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय? तो रूसी क्रांति के समय में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और जो है जनक कौन? लेनिन। अलग, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स जो है किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है किसकी रचना पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा जी को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें 1913 में मिला था और पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। सी.वी. रमन की बात करें तो इन्हें 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को जो है 1979 में मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और अब बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी और ये पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रदान किया जाने लगा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब? 1969 से ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन? तो वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का दूत कहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अला, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने? तो ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी ने। कब? 1921 में। 1921 का जो अहमदाबाद कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन था उसमें जो है मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। अगर पूछा जाए कांग्रेस ने कब उठाया था सही रूप से, तो 1929 में उठाया था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए 1978 में कौन सा एक्ट आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आपका कब आया था? तो 1978 में आया था। कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। और जो है इसको समाप्त पूछा जाता है किसने किया था? तो रिपन ने इसे समाप्त किया था। ठीक है, अगला, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल। अच्छा, मुस्लिम लीग की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी सलीमुल्लाह खान और आगा खां के नेतृत्व में, 1906 में। अगला, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है ये किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसकी शुरुआत आपका 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और सच्चिदानंद सिन्हा जी ये क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सभी को पता होगा अस्थायी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो मुंगेर सबसे प्रभावित जिला था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार से संबंधित भी जो बिहार हिस्ट्री है उससे संबंधित भी प्रश्न आपकी बार काफी सारे बने थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व युद्ध की बात हो रहा है, तो ये 1945 में। शुरुआत कब हुई थी? 1939 में शुरुआत हुई थी और 1945 में यह समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 1939 में भारत प्रजामंडल के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी। अला जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है लोक नायक भी कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की किसमें? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, ये प्रश्न बना है आपकी बार। तो ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन चुका है ये। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे? लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? तो जेम्स ए स्कॉट ने जो है लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लाला लाजपत राय की बात, साइमन कमीशन की बात करते हैं हम। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था। और इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है, श्वेत कमीशन कहा गया था उस समय। और क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन कह रहा, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, सही है। इस आंदोलन के भीतर स्वराज की भीतर इस वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये आपका क्या होगा, सही होगा। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। ऑप्शन डी। अगला, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था इसकी स्थापना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अंग्रेजों के विरुद्ध होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहां पे? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? 1192 में, याद आ रहा होगा आपको, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। किसके बीच? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरी इसमें विजयी हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इस समय वहां के शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ विजय कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1303 ईस्वी में किया था। उस समय वहां के राजा राणा रतन सिंह थे। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो इब्न बतूता ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। ये कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, किताब उल रहेला। किताब उल रहेला जो है किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की है, एग्जाम में पूछा जाता है। अला, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान ए अर्ज, ये क्या था? सैन्य विभाग था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम कुछ और बात करें, दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक है दीवाने कोही,
दीवाने कोही की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। एक है दीवाने बंदगान, उसकी भी स्थापना दास विभाग था, वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, दीवाने कोही, दीवाने कोही की स्थापना जो है किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये कृषि विभाग था दीवाने कोही। ठीक है, दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था, किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ देवराय कहा गया है? प्रौढ़ देवराय किसे कहा गया है? तो मल्लिकार्जुन को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने जो है किससे जो है भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से, ऑप्शन बी। लेकिन अगर पूछा जाए किसे कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पराभव पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो ये क्या था? ऑप्शन ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या होगा? आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। सामवेद की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण। अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का आपका गोपद है। और यजुर्वेद का क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा या जागीर देने की प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? तो ये किसने प्रारंभ किया था? तो सातवाहन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सातवाहन वंश से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने किया था। और निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत जो है कहाँ पे है? ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? तो कौटिल्य ने किया है। 7वां पूछा, 7वां अंग कौन सा? तो मित्र। देखिए ध्यान सुनिएगा, पहला अंग कौन सा? पहला आपका राजा, दूसरा आपका क्या है? अमात्य, सारे नहीं लिख पाऊंगा मैं, राजा अमात्य। तीसरे पर आपका जनपद है। चौथा आपका है दुर्ग। पांचवा आपका है कोस। छठा आपका है दंड। और सातवां आपका क्या है? मित्र है। ये सातों ध्यान रखिएगा, क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अला निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्र घात कहकर संबोधित किया गया? अमित्र घात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार, ऑप्शन बी। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अंतिम शासक पूछा जाता है कौन था? तो बृहदत्त था। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं। तो एक बार जो है आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त जो है किसका नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी से कहा जाता है, गुप्त वंश का शासक था। और जो है इन्हीं के समय में कौन आया था? फाहयान पूछा जाता है। फाहयान किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, चीनी यात्री था। हालांकि निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश के शासक थे। और चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने। अला वारामहिर की पंच सिद्धांत आधारित है। पंच सिद्धांत, तो ये किस पर आधारित है? तो ऑप्शन बी यूनानी ज्योतिष विद्या पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें टोटल 80 प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न कवर कर लिए। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।